जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं, समुद्र के बारे में बताना शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको क्या बताए थे, समुद्री और सीमा समुद्री स्थल के बारे में बता दिए थे। समुद्री में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आता है बीच, पुलिन या फिर तट। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है मगन तट। उसके बाद आता है मगन तट। उसके बाद आता है मैदान। मैदान के ऊपर खंड आकृति होती है नीचे समुद्र के अंदर, तो उसे हम लोग द्रोणी या फिर बेसिन कहते हैं। द्रोणी बेसिन बहुत ज़्यादा गहरा हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे खाई या फिर खाई कहते हैं या फिर ट्रेंच कहते हैं। सबसे सबसे बड़ी खाई जो है मरीना खाई, खाई को या फिर गर्त भी कहते हैं। उसका समुद्र में पहाड़ों नाम आकृति बन जाए, उससे अगर वो आकृति समुद्र के बाहर निकल जाए तो उसे हम लोग पर्वत, समुद्री पर्वत कहते हैं। और वो आकृति अंदर ही रह जाए तो उसे रीछ या फिर कटक कहते हैं। और ये नौचालक के उत्पादन में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करती है। तो इतना आपको हम बता दिए थे। अब इससे आगे बताना था, देखिए इससे आगे बताना था। अब समुद्र के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। देखिए सबसे बड़ा समुद्र जो है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा समुद्र है। क्यों, अगर देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। देखिए ये नक्शा तो क्या है, नक्शा पृथ्वी तो गोल गोल है, पृथ्वी तो गोल है, लेकिन पढ़ने के लिए हम पृथ्वी को हम बीचों बीच से फाड़ दिए हैं। और जहाँ से फाड़ा गया है वो उसे किसे फाड़ा गया है, तो प्रशांत महासागर को फाड़ा गया। इधर से ये आधा इधर हिस्सा हो गया, फिर आधा हिस्सा इधर चल गया। तो अगर गोल करेंगे तो फिर एक पास चल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है ये क्या। तो देखिए प्रशांत महासागर में अगर चारों तरफ देखेंगे तो ज्वालामुखी है। प्रशांत महासागर में अगर चारों तरफ देखेंगे तो क्या है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी चारों तरफ। इसलिए इसे हम लोग रिंग वलय कहते हैं। कहते हैं रिंग वलय कहते हैं, चारों तरफ ज्वालामुखी जिस वजह से इसे रिंग वलय कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग वलय। बताना पड़ता है, मतलब इस पर छोड़ेगा नहीं। देखिए पहले से लिख रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहा था। ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए प्रशांत, पहले सागर को देख लेते कितने हैं। पहला है कौन सा सागर, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर एक महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, दूसरा तीसरा हिंद महासागर, हिंद महासागर, और चौथा जो है वो आर्कटिक महासागर। चौथा कौन सा है, आर्कटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर, दूसरा जो है वो कौन सा है, वो अटलांटिक महासागर। पहला जो है वो ओशियन महासागर। देखिए पहले 4 ही महासागर हुआ करते थे, पहले जो थे 4 ही महासागर हुआ करते थे। लेकिन 2022 में इसे जो दक्षिण एशिया में था इसे काट कर क्या कर दिया गया, इसे काट कर एक नया महासागर का निर्माण किया गया, जिसे हम लोग दक्षिणी महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर। ऊपर तो आर्कटिक महासागर और नीचे अंटार्कटिक का महासागर या फिर दक्षिणी महासागर। पांचवा जो हो जाएगा कौन सा है, ये पूरा एरिया जो है दक्षिणी महासागर में आएगा। इसको पूरा एरिया जो है दक्षिणी महासागर में आएगा। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा कट रहा है, ऊपर का हिस्सा बहुत ज़्यादा स्थल है और नीचे है। लेकिन अब ये अगर अटलांटिक देंगे तो ऊपर भी है नीचे भी है, प्रशांत देंगे तो ऊपर भी नीचे भी है। इस लेकिन हिंद महासागर जो ऊपर नहीं है, सिर्फ नीचे, इसलिए इसको अर्ध महासागर भी कहते हैं। तो ये समझ लीजिए पहले का प्रशांत महासागर, दूसरा जो है वो कौन सा है, अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा जो है वो आर्कटिक महासागर, और पांचवा जो है वो हिंद महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर। क्यों गया। देखिए महासागरों पर पूर्णतः किसी देश का अधिकार नहीं होता है। महासागर जो होते हैं, समुद्र जो होते हैं, उस पर पूर्णतः किसी देश का अधिकार नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि और सब देश का अधिकार करने लगे तो यहाँ पर सीमा का बंटवारा भी नहीं होगा, ठीक से होगा। और एक दूसरे को क्या कर देंगे, मतलब एक दूसरे लाइफ ज़्यादा होने की संभावना है, इसलिए इसे बंटवारा नहीं किया था। और देखिए अब समुद्र, अब लेकिन कहाँ तक समुद्र किसका रहेगा, कुछ देश के, जैसे ये भारत है तो भारत जो है तो आसपास के एरिया जो होता है वो समुद्र है। तो भारत को देना मतलब जिस देश के पास है तो उसको देश को थोड़ा सा समुद्र का एरिया दे दिया जाता है। मतलब आपके पास है तो इसमें कई सारे रूल रहते हैं, इसे ईवेनो का रूल है। यदि आपकी आपकी सीमा जो होते हैं, आपके देश की सीमा समुद्री सीमा से लगते हैं तो आपके 12 नॉटिकल, शुरुआत के 12 नॉट आपको बताए थे, 12 नॉटिकल समुद्री गहराई को नॉटिकल मील में नापते हैं। एक नॉटिकल मील जो होता है वो 1.852 किलोमीटर होता है। तो अब इसमें कहा गया ईवेनो का रूल कहता है, जिससे यहाँ पर छोटा लग रहा है, भारत पर पढ़ाते हैं, कहते हैं भारत पर। देखिए भारत जो है यहाँ पर 12 नॉटिकल मील, शुरुआत के 12 नॉटिकल मील तक, शुरुआत के 12 नॉटिकल मील तक क्या कर सकता है, शुरुआत के 12 नॉटिकल मील तक जो है अगर ये भारत के परमिशन के विरुद्ध कोई किसी देश को परमिशन नहीं दिया है और वो अगर उसका जहाज अगर 12 नॉटिकल मील
तक चला गया तो उस जो जहाज को मार कर उड़ा दिया जाएगा, कहते उड़ा दिया जाएगा बिना उस जहाज के। अगर कोई भी बिना परमिशन लिए अगर 12 नॉटिकल शुरुआत के 12 नॉटिकल मील तक घुस जाता है तो उससे क्या कर देगा, उड़ा दिया जाएगा। लेकिन परमिशन लेके घुसता है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज़, अगला 12 नॉटिकल मील, अगला 12 नॉटिकल मील जो होता है ये भी 12 ये भी 12, यानी दूसरा जो हो जाएगा 24 किलोमीटर, मतलब मुख्य भूमि से कितना 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर जो होगा 24 किलोमीटर, यानी शुरुआत से 24 किलोमीटर तक, यानी देखिए पहला 12 किलोमीटर तक हो गया वहाँ पर बिना परमिशन लिए आप अंदर आए तो आपको उड़ा देगा नौसेना जो होती है इंडियन कोस्ट गार्ड उड़ा देती है। उसके बाद जो इस 12 किलोमीटर के बाद 12 किलोमीटर तक अगर आप घुस गए हैं तो आप अगर घुस गए हैं तो उसे क्या कर देगा, उसे टैक्स लेने का अधिकार है। यानी आप अगर 12 यानी 24 किलोमीटर के दायरे के अंदर चले गए हैं तो आपको टैक्स देना होगा। क्या देना होगा, टैक्स। तो यहाँ पर टैक्स लेने का अधिकार है उसके। लेकिन इसके बाद कोई चीज़ का अधिकार होता है, लेकिन अभी बताएंगे। इसके बाद अगर कोई भी दुश्मन देश भी अगर यहाँ पर आकर खड़ा हो जाए तो आप उसे कुछ नहीं कर सकते। क्या कहते हैं, उसे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो दुश्मन, वो कोई भी देश जो है वो आपके मुख्य भूमि से 200 नॉटिकल मील, कितना मुख्य, यहाँ से नहीं 200 मुख्य भूमि से 200 नॉटिकल मील, कितना 200 नॉटिकल मील तक आप क्या कर सकते हैं। अब जितने भी खनिज वगैरह निकलेंगे या फिर जितनी मछली होंगे वो सब किसका अधिकार होगा, जिस देश का है, यानी भारत का यहाँ तक अधिकार होगा, भारत का होगा। किसका होगा, भारत को। उसके बाद इंटरनेशनल शुरू होता है यहाँ पर। अगर इसके बाद यहाँ पर कुछ भी निकलता है जैसे कोयला पेट्रोल हो गया तो जो पहले खोजेगा वो उसका होगा। लेकिन इसके अंदर अगर 200 नॉटिकल मील के अंदर कोई भी खोजा तो सब किसका अधिकार होगा, जिस देश का है। इस तरह से होता है। लेकिन अगर दो देश के बीच समुद्र पड़ जाए तो उसमें इंटरनेशनल लाइन खींच दिया जाता है। जैसे आप देखे होंगे भारत श्रीलंका हो गया, या फिर कोई बारह देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मेडागास्कर, कितना मेडागास्कर हो गया, यहाँ पर मोजाम्बिक। तो इन दोनों के बीच बहुत सारा एरिया है। तो इन दोनों के बीच एक इंटरनेशनल लाइन खींच दिया था कि आधा इधर का एरिया मोजाम्बिक का होगा, इधर का एरिया मेडागास्कर का होगा, मेडागास्कर का होगा। तो इंटरनेशनल लाइन पर जो भी चीज़ में वो निकलेगा वो दोनों में से किसी का नहीं होगा। तो ये होता है। तो ये तो हो गया समुद्र के बारे में पढ़ने। लेकिन देखिए समुद्र में जो होता है वो समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सैलिनिटी यानी बहुत सारे अलग अलग नमक पाए जाते हैं। जो कि हम लोग साधारण जो नमक खाते हैं NaCl खाते हैं। क्या NaCl खाते हैं तो साधारण नमक होता है, उसे हम लोग आसानी से पचा सकते हैं। लेकिन बहुत से प्रकार का नमक होता है MgCl2 और भी बहुत सारे जैसे नमक होता है जिसे हम लोग शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसमें समुद्र में देखेंगे तो 25 से 36 प्रकार के नमक पाए जाते हैं, जिस वजह से इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जिस वजह से समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है। अब देखेंगे तो जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा रहती है उसे हम लोग लवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, लवणता। नमक का मात्रा अगर ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा, लवणता कहलाएगा। कहते हैं लवणता कहलाएगा। इस लवणता मतलब कहते हैं किसे, जैसे 1000 ग्राम में कितना नमक है तो उसी को, जैसे कितना नमक है उसी को हम लोग लवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, लवणता। यदि सैलिनिटी, इंग्लिश में सैलिनिटी कहते हैं, तो उसी को हम लोग लवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, लवणता। इसको हम लोग सपोज अगर 1000 ग्राम में अगर 100 ग्राम क्या है, नमक है, तो इसकी लवणता कितनी होगी, 100। इसके अगर प्रतिशत में निकालेंगे 10%, कितना होगा। उस प्रतिशत को हम लोग किससे दिखाते हैं, इस तरह से। जो औसतन समुद्र का जो औसतन प्रतिशत होता है, औसत प्रतिशत होता है 35%। देखिए हम लोग डबल डॉट से दिखाते हैं एक्चुअली जो होता है, और परसेंटेज को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। लेकिन समुद्र में परसेंटेज को इस तरह से दिखाते हैं क्योंकि समुद्र की जो होता है वो समुद्र का तुलना जो होता है वो 1000 ग्राम पर होता है, जबकि परसेंटेज होता है वो 100 पर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है 1000, इसलिए डबल डॉट देते हैं। क्या देते हैं, डबल डॉट देते हैं। तो ये क्या, तो समुद्र की जो औसतन नमक जो होती है, मतलब नमक औसतन लवणता जो होती है वो कितना होती है, 35%। अगर देखेंगे यहाँ पर, अगर देखेंगे प्रशांत महासागर का तो 31%। कितना प्रतिशत, 31% है। वहीं अगर देखेंगे अटलांटिक का 35%, 36% है, 36%। वहीं तो महासागर का 35%। क्या होता है, 35%। ये हो गया। इस पर लवणता आता क्यों है, कहते हैं लवणता आता क्यों है। तो देखिए लवणता इसलिए आता है कि आप हमारे चारों तरफ देंगे,
हमारे चारों तरफ देखेंगे तो पूरी तरह से नमक ही नमक होता है। आप अपने हाथ को चाट कर देखिए, उसमें भी नमक मिलेगा। अपने जो आंसू निकलता है उसे भी चाट कर देखिए, उसमें भी नमक नमक होता है। या फिर आप जमीन देखते हैं, जमीन को भी चाट कर देखिए, उसमें भी नमक नमक होता है। तो हमारे पसीना में भी क्या होता है, नमक होता है। तो हर जगह आप देखेंगे टूथब्रश में नमक, आप प्रचार में देखते होंगे, तो हर चीज़ में नमक होता है। जिसका अब दीवार वगैरह में भी नमक नमक होता है, धूल कण में भी नमक होता है। तो हर जगह नमक ही नमक है, हर जगह नमक ही नमक है। और क्या होता है, ये नमक क्या होता है कि बरसात के दिनों में ये नमक धुल जाता है, और वह बरसात का पानी उस नमक को धुलाकर नदियों में ले जाकर बहा देती है। और जितने भी नदियाँ हैं, जितने भी दुनिया में पृथ्वी पर नदियाँ हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब नदी जो होती है वो किसमें मिलती है, समुद्र में। तो जितने भी नदियाँ के में नदी में जो नमक वगैरह आता है वो सबको कहाँ वही फेंक देता है, समुद्र में। जिस वजह से समुद्र की लवणता क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी नमक की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसी तरह से हर साल इसी तरह से होता है। लेकिन नदियों में नमक की मात्रा कम होती है, क्यों क्यों आप कहेंगे कि जबकि नदियाँ ही क्या करती है, उस नमक को ले जाकर फेंक देती है समुद्र में, तब जबकि नदियों में नमक क्यों नहीं होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है। तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि नदियाँ जो होती है, नदियाँ हमें रुकी नहीं होती है। नदियाँ का प्रवाह हमेशा रहता है, नदियाँ हमेशा गिरती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। लेकिन समुद्र का पानी कहाँ गिरेगा, वो तो एक जगह स्थित है। मतलब वो तो अलग बात है, ज्वार भाटा आ रहा है तो वो अलग बात है। क्या नदी ज्वार भाटा आ रहा है तो क्या वो एक समुद्र का पानी दूसरे, मतलब एक पृथ्वी से छोड़कर दूसरे में चल रहा है, नहीं। तो लेकिन नदी जो होती है वो तो हमेशा प्रवाह हो रही है, हमेशा वो चल रही है, जिस वजह से उसमें देखिए आप इस तरह से समझिए, डगरते हुए लोहा में कभी डगरते हुए पत्थर या फिर लोहा में जंग नहीं लगता है। तो रुका हुए पत्थर में ही जंग लगता है। इस वहीं आप इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि नदियाँ कहते हैं हमें रुकी नहीं होती, हमेशा बढ़ती है, जिस वजह से उसमें नमक की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसलिए हम नदी का पानी, कोई भी नदी का पानी हम लोग पी सकते हैं। और ये मत जाएगा गंगा जी का पानी पिए, मतलब वो शुद्ध कर दिया सब। इतना नहीं कचरा फैला दिया गंगा पानी में, तो अशुद्ध तो होगा ही। और लोग सरकार उसे साफ करने में लगी होती है। अरे साफ करने से मतलब नहीं, आप उसमें गंदा नहीं होने दीजिए, बस वो अपने आप ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी। तो ये सब होता है। तो ये हो गया नदियाँ। तो इसे हम लोग लवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, लवणता। क्या हो गया, लवणता हो गया। सबसे ज़्यादा लवणता किसका है, सबसे ज़्यादा लवणता जो है वो अटलांटिक है। क्या था, अटलांटिक है। लेकिन अगर जरा सोचिए, सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है, इसकी लवणता कम है। जबकि ये छोटा है तो इसकी लवणता ज़्यादा है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए, देखिए अब खुद सोचिए। अगर मान लें कि से 10 ग्राम 2 बाल्टी ले लिए, 2 बाल्टी ले लिए, ये 2 बाल्टी ले लिए, दोनों बाल्टी बराबर है। बड़ छोट मत देखिएगा। मान लो ये दोनों बाल्टी बराबर है, दोनों बाल्टी पानी भर दी, इसमें पानी भर देते हैं, पानी भर दिए। मान लो ये दोनों बाल्टी बराबर है। अगर नहीं, एक बाल्टी को थोड़ा बढ़ लेते हैं, कहते हैं बढ़ लेते हैं। एक बाल्टी थोड़ा सा क्या है, बढ़ है, ये बढ़ है, ये हो गया। अब दोनों में क्या करते हैं, 100 ग्राम क्या करते हैं, नमक डालते हैं। 100 ग्राम नमक डालते हैं, इसमें भी 100 ग्राम नमक डालते हैं। तो बताइए किसकी लवणता ज़्यादा होगी। इसे ए कर देते हैं, इसे बी कर देते हैं। तो बताइए किसकी लवणता ज़्यादा होगी, ए की कि बी की। आप खुद सोच के बताइए। तो किसकी लवणता ज़्यादा होगी, ए की। कैसे होगी, क्योंकि 100 ग्राम नमक जो है कम ही पानी में डाला जा रहा है, लेकिन 100 ग्राम नमक जो है ज़्यादा बड़का बाल्टी में डाला जा रहा है, जिस वजह से वो उसमें भूल आ जाएगा। क्या कहते हैं, वैसे भूल आएगा, जिस वजह से इसकी लवणता कम होती है। अब जरा सोचिए, अब इतना बड़ा महासागर है, आधा इधर है फिर आधा इधर है, और इसमें जो लवणता गिरती है, तो बड़ा होने के कारण क्या हो जाता है, इसमें बड़ा होने के कारण क्या होता है कि यहाँ इसमें बहुत कम होता है। लेकिन ये छोटा है, जिस वजह से इसमें ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा लवणता देखने को मिलता है। ये हो गया। ये हो गया। अब देखिए, अब जरा सोचिए, अगर मान लें कि झील, क्या था, झील, अगर 2 झीलें, क्या था, 2 झीलें, अगर 2 झीलें
झील यहाँ पर छोटा सा नक्शा दिखेगा ही नहीं। तो मान लीजिए अगर दो झील में क्या बनाते हैं, जैसे ये झील है, इसमें एक भी झील है, दो झील है। अब इसमें मतलब एक झील में दो नदियाँ आकर मिल रही है, दो नदियाँ आकर गिर रही है, और एक झील में ज़्यादा नदी, 3-4 नदियाँ आकर गिर रही है। तो बताइए इसमें से ये होगा ए, ये होगा बी। बताइए इसमें से किसकी लवणता ज़्यादा होगी नदी का? झील में। बताइए झील, दो झील है, झील का पानी तो रुका होता है, रुका हुआ होता है। तो जरा खुद सोचिए, झील जो है उसमें बताइए, जिस अगर दो नदी अगर इसमें इस एक नंबर झील में गिर रही है, और एक वो सेम साइज का झील जो है वो बी है, और उसमें 4-5 नदियाँ गिर रही है। तो बताइए किसकी लवणता ज़्यादा होगी, ए की बी की? अगर आपके पास दिमाग है तो दिमाग होगा तो सोच के बताइए किसकी लवणता ज़्यादा होगी, ए झील की या फिर बी झील की? कितने लोग कहते हैं कि ए झील की, और कितने लोग कहते हैं कि बी झील की? तो जितने लोग बी पट्टी करते हैं वो सब गलत हैं। कैसे करते हैं अब यार सोचिए। देखिए झील का पानी जो होता है वो हम क्या होता है, वो बसिया जाता है। बसिया का मतलब समझते हैं, पुराना हो जाता है। कितना पुराना होता है, जिस वजह से उसमें और नया पानी मतलब टटका पानी मतलब समझते हैं जो, और ताज़ा पानी जो उसमें ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है। तो ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है तो नदियाँ क्या करती है, उसमें ताज़ा पानी गिरा देती है, ताज़ा पानी गिरा देती है। और जो बड़ा जो पहले सा पानी जो होता है वो पानी क्या होता है, वो बाहर निकलने लगता है। मतलब झील है, झील में से पानी गिरेगा तो जैसे ओवरफ्लो का हटेगा कि नहीं हटेगा। तो वो जो बाहर गिरती है, यहाँ पर जो नदियाँ गिरती है वो कहाँ होगी, इसमें पानी कहाँ हो जाएगा, कम जाएगा। पानी जो होगा कम जाएगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। पानी यहाँ पर नदी है, झील है, और इसमें दो ही नदियाँ जा रही है, दो नदियाँ जा रही है। तो इसमें पानी, दो नदी से पानी जाएगा तो थोड़ा सा कम पानी जाएगा। अब मैं सोचिए जिस नदी में जिस झील में 5-6 नदी गिर रही है तो उसमें पानी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? और इसमें दोनों में पानी सेम है, लेकिन दो नदी जाती है जिस वजह से पानी कम होगा, लेकिन नमक क्या होगा, ज़्यादा होगा। पानी तो कम होगा लेकिन नमक ज़्यादा होगा। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बी जो है, यहाँ से नमक तो ज़्यादा होगा, नो डाउट। 5-6 नदी जो नमक लेकर पिलाएंगे तो नमक तो ज़्यादा होगा, लेकिन जहाँ सोचिए पानी भी तो ज़्यादा होगा। 5-6 नदियाँ जाकर गिर रही है, सोचिए नमक तो ज़्यादा है लेकिन पानी भी तो ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर पानी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, लवणता कम होती है। लेकिन इसमें पानी कम होता है जिस पर नमक ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से लवणता ज़्यादा होगी। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं वो आप देखते हो कि यूपीएससी में ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा पूछता है या फिर देखने को मिलता है। तो ये सब लवणता हो गया, ये हो गया, हटा देते इसको। ये समझ गए? पता नहीं आप समझोगे कि नहीं समझे। अब होता है कि जिस झील में दो नदी गिर रही है तो उसमें पानी क्या होगा, कम जाएगा। पानी कम जाएगा जिस वजह से उसमें, लेकिन लवणता ज़्यादा होगा। पानी कम होगा तो लवणता ज़्यादा होगा, जिस वजह से उसकी झील की जो क्या होगी, लवणता बढ़ेगी। लेकिन जो अगर दूसरे झील है उसमें से 4-5 नदियाँ जा रही है तो उसमें नमक, नो डाउट लवणता जा रही है, नमक तो जा रहा है, लेकिन पानी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जिस अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिस वजह से वो उसमें लवणता कम होगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा लवणता किस झील में सबसे ज़्यादा लवणता, आप कितने लोग बता सकते हैं सबसे लवणता जो है, लवणता वाला झील कौन सा है? तो आप सबसे लवणता वाला झील जो है वो कौन सा झील है? वान झील। तुर्की में वान झील। कौन सा झील है? वान झील। सबसे लवणता वाला झील जो है वो वान झील है। लेकिन सबसे ज्यादा घनत्व जो है वो मृत सागर का है। अब मिस्र और जार्डन और मिस्र की सीमा में देखते होंगे, यहाँ पर जार्डन जो है और यहाँ पर मिस्र है, सॉरी जार्डन और इजराइल और जार्डन की सीमा पर, इजराइल और किसका सीमा पर? जार्डन और, यहाँ पर तो नक्शा बहुत छोटा डिस्कस नहीं थी। इजराइल और जार्डन की सीमा पर देखेंगे मृत सागर, लेकिन उसका क्या है, उसका घनत्व हो जाता है, क्या घनत्व है? लेकिन वान झील की लवणता जाती है। आप तुर्की कहाँ गया, वान झील की जो है वो लवणता जाती है, मतलब 1000 में लगभग 350 के आसपास जो है वो लवणता है। सोचिए 1000 में 350 का बहुत लवणता होगा। तो ये समझ गए लवणता। और किस समुद्र का सबसे ज्यादा लवणता है? तो अटलांटिक। और सबसे कम, अब कहेंगे कि यहाँ पर लवणता क्यों नहीं होगा,
यहाँ पर लौटा कहाँ से होगा, दक्षिण में भी लौटा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बहुत ही कम होगा होगा लेकिन बहुत ही कम होगा। यहाँ पर समुद्र एरिया है पर्वतीय, यहाँ पर ठंडा पाए ठंडा क्षेत्र है, यहाँ पे भी ठंडा क्षेत्र है, जिस कारण ठंडा क्षेत्र में बर्फीले क्षेत्र पाए थे। और बर्फीले क्षेत्र में जो होता है, बर्फीले क्षेत्र आपको पता है कि बर्फीले पहाड़ कहाँ से कैसे बनते हैं, वो भाप के पानी से उड़कर बनते हैं। वही भाप का पानी जो होता है वो ऊपर ऊपर जाकर क्या होता है, ठंडा होता है तो पानी बनता है, वही पानी जो होता है और हवाएं उसे ले जाकर पर्वत पर चिपका देती है, और ऊपर जाने पर टेम्परेचर घट जाता है, वही क्या बन जाता है, वो बर्फ का पहाड़ रहता है बन जाता है। तो आपको पता है कि जब भी भाप बनकर उड़ता है तो उसमें नमक नहीं उड़ता है, सिर्फ पानी उड़ता है। क्या होता है, पानी, और पानी उड़ेगा तो सिर्फ पानी ही उड़ता है, नमक नहीं उड़ता है, जिसमें नमक तो यहीं पर आ जाएगा और यहाँ पर सिर्फ कहाँ जाएगा, पानी। पानी से नदियाँ निकल देगी तो उसमें तो लवणता एक भी नहीं होगा, तो इस तरह से यहाँ पर लवणता नहीं होता है, दक्षिण में लवणता नहीं था। अब ये समझ गए, अब आगे समझते हैं किस बारे में, हवाओं के बारे में, जलधारा के बारे में। जलधारा क्या कहते हैं, जलधारा, ओशियन करंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओशियन करंट। देखिए जलधारा का उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, कोरियोलिस बल। जलधारा के उत्पत्ति का मुख्य कारण है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है, जलधारा उत्पन्न होती है। तो जलधारा, हालांकि बहुत सारे बल इसमें काम करते हैं, जैसे कोरियोलिस बल क्या करेगा, इस समुद्र को जो होता है छलका देगा। और हवाएं ऊपर, आपको पता है कि हमेशा हवाएं चल रही है, व्यापारिक पौने व्यापारिक पौड़ा पूर्वा पछुआ पौने, तो ये तीनों पौने चलती है, इस वजह से इसे क्या करती है, इधर उधर घुमा देती है। तो जो भी हवाएं जो भी जलधारा अगर ऊपर से आएगी तो वो जलधारा क्या होगी, ठंडी होगी। तो वो जलधारा जब ठंडी होगी और नीचे से भी आएगी, वो भी जलधारा ठंडी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पर्वत पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बर्फ पाया जाता है, कहता है बर्फ पाया जाता है यहाँ पर। लेकिन जो भी विषुवत रेखा से जलधारा जो उत्पन्न होगी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे वो गर्म जलधारा होगी। जैसे अब देखते हैं यहाँ पर ब्राजील की तरह, यहाँ विषुवत रेखीय जलधारा ब्राजील की तरह, फॉकलैंड की तरह, ये नीचे की ओर आएगा, ये ब्राजील की तरह, फॉकलैंड की तरह, ये सब आपको क्या होगा, वो गर्म जलधारा होगी। ये सब फॉकलैंड के, मेडागास्कर की तरह क्या होगी, ये भी गर्म जलधारा होगी। लेकिन नीचे से जलधारा जाएगी मोजाम्बिक की तरह, ये सब गर्म जलधारा होगी। मेडागास्कर की तरह जलधारा जो होगी ठंडी होगी, क्योंकि नीचे से जाता है ये सब। अब जब हम आपको जलधारा बताएंगे तो उसमें आप ध्यान देंगे जलधारा। तो देखिए जब जो दो जलधारा अगर आपस में टकरा जाए तो उसकी स्पीड जो होगी स्लो हो जाएगी, लेकिन जो दो जलधारा अगर आपस में मिलकर समान डायरेक्शन में बहने लगे तो उसकी जलधारा क्या वो तेज हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा। और क्या हो इसमें बचेगा, लेकिन जो भी दो समुद्र जब दो समुद्र आपस में टच करते हैं तो उसे हम लोग जल संधि कहते हैं। जैसे वाष्पोरस जल संधि, जैसे कौन सा, जैसे ये भूमध्य सागर है तो ये कहता है ये जिब्राल्टर जल संधि और वाष्पोरस जल संधि, ये सब क्या है, जल संधि। दो समुद्र आपस में टच करते हैं उसे हम लोग जल संधि कहते हैं। लेकिन जो दो स्थल आपस में टच करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्थल संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक देश है पनामा, कहते हैं पनामा जो होता है उत्तर, यहाँ पर देंगे अगर ये देश से छोड़िए, यहाँ पर अगर द्वीप देंगे तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को पनामा नाम, ये हो गया। तो बहुत सारे अब यहाँ पर तुर्की भी जो है, इजिप्ट भी तो है वो एशिया और इधर को टच करता है, यूरोप है, एशिया और अफ्रीका को टच करता है। टच में कौन आता है, इजिप्ट। उसका यहाँ पर तुर्की जो होता है वो यूरोप और एशिया को स्थल संधि के रूप में डिनोट करता है। तो ये सब क्या हो गया, जलधारा के बारे में समझ गए। तो ये क्या था, समुद्र के बारे में था। तो आई होप इस टॉपिक को आप समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।